नमस्कार दोस्तों, जय मां शायर ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज फिर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1852, 1856, 1858 और 1860। देखिए दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई तब तक कंपनी का शासन था, लेकिन उसके बाद में अंग्रेजी संसद ने शासन अपने अधीन ले लिया था। तो 1857 के बाद में ये हुआ था 1858 में। और एक और बात देखते हैं अपने यहाँ पे, 1858 में जो गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कैनिंग। और फिर इसके बाद में गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय हो गया था। तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए नेक्स्ट। अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार उन पर नज़र डालो। पहला ऑप्शन है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया। इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए अपन टिक करेंगे इस पर, पहली बार राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रीय गीत गाया गया। ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और ऑप्शन बी अपन ने कर ही लिया। ऑप्शन सी पे, पहली बार तिरंगा कब लहराया गया था? तो दोस्तों, पहली बार तिरंगा रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को लहराया गया था। और ये रावी नदी का तट लाहौर के पास में, पाकिस्तान में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी कि उस समय भारत में जो प्रेस थी वो अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत ही राजनीतिक दबाव रहता था, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल थे उस समय प्रेस को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये कौन थे? देखिए, चार ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बोरो। तो इसमें अपन ऑप्शन करेंगे बी, सर चार्ल्स मैडकॉफ। सर चार्ल्स जो मैडकॉफ थे, ये 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे। और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक और चीज़, ऑप्शन ए दे रखा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का भी भारत में इन्होंने एक बुराई को मिटाया था। बताओ कौन सी बुराई थी? सती प्रथा। बिल्कुल, सती प्रथा उन्मूलन में इन्होंने बहुत योगदान दिया था और उसको एक कानून बनाकर उस पर प्रतिबंध भी लगवाया था। और ये किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय, उस समय जो इसके लिए प्रयासरत थे, जिन्होंने आंदोलन किया था सती प्रथा समाप्ति के लिए। तो उसको जो कानून बनवाया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट डच, ऑप्शन सेकंड फ्रांसीसी, ऑप्शन थर्ड अंग्रेज और ऑप्शन फोर्थ पुर्तगाली। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कारतज व्यवस्था क्या है? तो कारतज व्यवस्था जो थी, कारताज व्यवस्था थी, ये थी कि उस समय जो समुद्री व्यापार होता था उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये कारतज व्यवस्था एक प्रकार का लाइसेंस था। तो वो जो लाइसेंस दिया गया था ये पुर्तगालियों के दिया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों को जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको कहते हैं नेविसर्ट, नेविसर्ट नामक व्यवस्था थी, ठीक है, नेविसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आप चारों ऑप्शन देखिए एक बार ध्यान से। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ऑप्शन ए। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है,
ऑप्शन डी है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखिए, अगर आपने पहले इसके बारे में पढ़ रखा है तो आप एक बार क्लियर कर सकते हैं, वरना मैं बताता हूँ आपको। एक बार 2 मिनट के लिए सोचिए आप इसके ऊपर। बिल्कुल। तो इसमें आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी वे फर्स्ट ऑप्शन सही है। इंडिया नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे वो। ऑप्शन बी भी सही है, कलकत्ता के रिपुन कॉलेज के भी संस्थापक थे। और ऑप्शन सी भी सही है, जो राष्ट्रीय चेतना थी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था इसमें। ऑप्शन डी जो है ये इनसे मैच नहीं खाता। तो फिर इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, लेकिन ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर की थी। ठीक है, बिल्कुल, उनके साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने 1915 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। इसके लिए उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को एक पत्र भी लिखा था। ये ध्यान देने योग्य बात है। और इसी में अपन एक चीज और देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है बंगाल विभाजन, तो थोड़ा सा बंगाल विभाजन पे फोकस कर लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको मृत्युदंड कब दिया गया था? तो एक बार इनके मृत्युदंड दिया गया था 23 मार्च 1931 को। देखिए, हमें सिर्फ सही ऑप्शन पे ही टिक नहीं करना, जो ऑप्शन नहीं है उनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में वही ऑप्शन आपका उत्तर बन सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था की गई थी? तो ये अधिवेशन था 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की। और इसमें एक और निर्णय हुआ था, जो कांग्रेस की दो धड़ बन गई थे, गरम दल नरम दल, उन्हीं का विलय भी इसी अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पता है? अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अंबिका प्रसाद मजूमदार 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनके बारे में एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार पूछा गया है। तो अंबिका प्रसाद मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और एक और चीज, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ढाका में। नेक्स्ट 1906 ढाका। नेक्स्ट, भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। तो इसके लिए आंसर होगा केरल के एर्नाकुलम जिले में। कहाँ पे? केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट में पहली बार यूरोपीय बस्ती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो कौन सा राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था?
तो 4 ऑप्शन पे एक बार नजर डालो आप, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो 1632 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का सुनहरा फरमान जारी किया था गोलकुंडा ने, बिल्कुल ऑप्शन सी। और इसके लिए जो शुल्क निर्धारित था 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आप चारों ऑप्शन पे एक बार नजर डालो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए एक बार मैं इन ऑप्शनों के बारे में बता रहा हूं। सालबाई की जो संधि है, सालबाई की संधि वैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1782 को, और उसी समय सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के जो प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने आपस में हस्ताक्षर किए थे। और अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अच्छा, इसमें एक और चीज अपन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अगर 1782 में हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के मध्य। कई बार पूछा गया है। और अगर इसी में हम बात कर लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के मध्य। ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो देखिए, एक ही प्रश्न में अपने 3-4 प्रश्नों को ऐसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारी जय माँ शायर ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। हम आपको ऐसे नए नए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी ना केवल इसी समय के लिए बल्कि अगले जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे किसी भी आप, चाहे राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, या आप, तो इस प्रकार आप हमारे इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे उन्हें इनके बारे में जानकारी मिल सके और वो अपने जीके की नॉलेज को बढ़ा सके और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।